नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 9 के ऊपर, जिसमें आप सभी को मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो जब हम मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो इसमें पाठ्यक्रम में कुल 9 साहित्यकारों की चर्चा की गई है, जिसमें से 7 साहित्यकार कवि के तौर पर हैं और बाकी 2 आप देख रहे हैं कि नाम है शरद जोशी और रमेश चंद्र शाह। इसमें से एक व्यंग्यकार है और दूसरे जो इसमें साहित्यकार हैं, इनकी डायरी आप सभी को पढ़नी है। उसका नाम है अकेला मेला। तो इन दोनों साहित्यकारों पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की है कि जो 7 कवि हैं, उनको हम कवर कर लें, जिससे कि आप आगामी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो परीक्षा होगी, उसमें इस इकाई से क्रम पर आधारित सवाल, सुमेलित पर आधारित सवाल या फिर वन लाइनर तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे, तो आप आराम से कर लेंगे। तो इन साहित्यकारों के अतिरिक्त इसी पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना है साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। तो कुल मिलाकर इस इकाई से रिलेटेड आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से कि हम पहले वीडियो लेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो इसमें नाम दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी को आप न सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के लिए पढ़ते हैं, बल्कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी को जरूर ध्यान में रखते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर के माध्यम से या फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम के माध्यम से ये पता चला कि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और निधन 1968 में। अगर हम कविता के इतिहास की दृष्टिकोण से देखें तो इनका संबंध है राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत। आपके सिलेबस में इनकी कविताएं लगी हुई हैं। कैदी और कोकिला, बलपंथी के लिए, पुष्प की अभिलाषा। तो 3 कविताएं आपको पढ़नी है, जिसमें से कि आप देख रहे हैं कि पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता काफी फेमस रही है और बचपन के कक्षाओं में भी इसको पढ़ने का मौका मिलता था और इस बार एमपीपीएससी के सिलेबस में भी लगी। बहुत ही छोटी सी कविता है और इसमें एक पुष्प की क्या अभिलाषा है उसके बारे में कवि ने बताया है और जेल में लिखते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम में कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए, पुष्प की अभिलाषा, ये सभी कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। एक नजर हम माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर डालते हैं। इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया कि 1889 से लेकर 1968 तक का इनका समय था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पाबई नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी का वहां पर जन्म हुआ। होशंगाबाद एक चीज के लिए और जाना जाता है, जहां पर नोट की छपाई होती है, ठीक है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका अगर हम मूल्यांकन करें तो 3 तरीके के व्यक्तित्व इनके उभर कर सामने आते हैं साहित्य में। पहला पत्रकारिता के रूप में, दूसरा कविताएं, निबंध, नाटक, कहानी भी इन्होंने लिखा और तीसरा इनके जो भी भाषण रहे। तो जब भी माखनलाल चतुर्वेदी की चर्चा होती है तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिकाएं आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि प्रभा का संपादन किसने किया, कर्मवीर का संपादन या फिर प्रताप का संपादन। तो इसमें विकल्प में अगर माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है तो एक बार आपको ठहर कर उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो पत्रकारिता, इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। अगर आप सभी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं या फिर मध्य प्रदेश की इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इसको कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक होमवर्क भी दे दे रहा हूँ। हमारे सीरियस और सिंसियर विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो जरूर खोज कर इसको कमेंट करेंगे। तो देखिए, हमने बात की माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं पर, इसके बाद उनके जो व्यक्तित्व या कृतित्व है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अतिरिक्त बात करें तो सागर विश्वविद्यालय ने सन 1959 में डी लीट की मानद उपाधि से
विभूषित किया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो एक सवाल प्रायः पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस विश्वविद्यालय ने डी लीट की उपाधि दी हुई थी? तो इसका जवाब हो जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो उसी पैटर्न पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस विश्वविद्यालय ने डी लीट की उपाधि प्रदान की? वो है सागर विश्वविद्यालय। और ये भी विश्वविद्यालय अपने दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहा, अभी भी हो सकता है जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो यहाँ से जुड़े भी होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए सन 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद का जो तथ्य है वो तो और महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो उसमें सवाल प्रायः पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? तो तुरंत आपके दिमाग में आता है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और ये सम्मान एक नागरिक सम्मान समारोह के दौरान उनको कहा गया कि ये भारतीय आत्मा है। तो देखिए, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जानकारियां माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित होनी चाहिए थी, हमने एक कवि के तौर पर इनके बारे में आप सभी को बता दिया है। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां आपके लिए रिवीजन के तौर पर भी दिखाई पड़ रही होंगी या फिर कुछ इसमें से नए तथ्य आपको दिख रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं, अगली जो रचनाकार है ये उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में और निधन 1948 ईस्वी में हुआ, यानी कि बहुत ही कम समय तक ये जीवित रहे, लगभग 44 साल की उम्र में ही ये इस दुनिया को छोड़ गई। अगर कविता के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इनका संबंध राष्ट्रीय काव्य धारा से रहा है। इनकी कुछ कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जिसमें है वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत। तो इन तीनों कविताओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। मे भी वन लाइनर के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जाए या फिर सुमेलित में पूछा जाए या फिर असंगत में भी इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो इन तीनों कविताओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है। वैसे तो देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ, लेकिन बाद में इनका संबंध कैसे मध्य प्रदेश से हुआ उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली थी। महादेवी वर्मा का जब जिक्र आ रहा है तो इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से 3 साल सीनियर थी, बड़ी थी। ठीक है, और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी जो कि गर्ल्स स्कूल था। बाद में कविता लेखन के क्षेत्र से ये आपस में सहेली भी बन गई। तो कुल मिलाकर यहाँ यही बताने का प्रयास है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है और इनका जो बचपन आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद में व्यतीत हुआ। लेकिन सन 1919 ईस्वी में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हो गया और वो जबलपुर आ गए। इस तरीके से इनको मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में शामिल कर लिया गया, क्योंकि अब ये यहाँ की बहू हो गई। खंडवा के जो लक्ष्मण सिंह थे उनके साथ विवाह हो गया और ये जबलपुर में आकर रहने लगी। इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान न सिर्फ कविताएं लिखती थी बल्कि स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेने वाली पहली महिला के रूप में इनको जाना जाता है। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये भाग ली और कई बार जेल भी गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 बार जेल भी गई थी। आगे चलकर सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसका प्रकाशन हंस प्रकाशन से किया गया था जो कि इलाहाबाद में स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाओं मुकुल और बिखरे मोती पर इनको सेक्सरिया पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कि सेक्सरिया पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। उसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। अब मुकुल नामक जो काव्य संग्रह है इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरीके से एक इनका काव्य संग्रह और है जिसका नाम है त्रिधारा। हमने एक वीडियो लेक्चर में
पूछा भी था और आप सभी ने उसको कमेंट करके बताया भी था। बिखरे मोती नाम से इनका एक कहानी संग्रह भी है। तो इन तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। उन कविताओं को सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध किस काव्य धारा से है, या फिर उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर थे उनकी जीवनी किसने लिखी है, या फिर कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे। आगे बात करते हैं अगले जो साहित्यकार हैं, कवि के तौर पर उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और निधन 1960 ईस्वी में। इनकी दो कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जिसमें नाम है विप्लव गान और दूसरी कविता है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। तो देखिए ये भी दूसरी रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और यहाँ पर आपके तो सिलेबस में ही लगी है, तो जाहिर सी बात है कि संभावना बनी रहेगी। बालकृष्ण शर्मा नवीन को कविता के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इनका संबंध स्वच्छंदतावादी और राष्ट्रीय काव्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला के साजापुर के समीप गांव भयाना में हुआ था। तो ठीक है, भयाना गांव में बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ। इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथों की चर्चा करें तो उसमें कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण और हम विस्पाई जन्म की, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। पहली जेल यात्रा के दौरान उर्मिला की इन्होंने शुरुआत की, लिखने का प्रयास किया। उर्मिला महाकाव्य के लिखने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 6 सर्गों वाली इस कृति में यद्यपि उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा कही गई, और जब भी मैं उर्मिला की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में साकेत महाकाव्य तुरंत आ गया होगा। और आप जानते हैं पूरी कहानी कि साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने क्यों लिखा था और किसकी प्रेरणा से लिखा था। उसमें भी केंद्र में उर्मिला है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्मिला पर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी लिखा है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, न सिर्फ इस परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि इंटरव्यू इत्यादि में भी सवाल पूछा जाता है कि साकेत में उर्मिला को तो केंद्र में रखा गया है, लेकिन और कौन ऐसा कवि है मैथिली शरण गुप्त के अलावा जो कि उर्मिला को ध्यान में रखकर रचनाएं की है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इस चैनल को महत्वपूर्ण मानते हुए, मुझे महत्वपूर्ण मानते हुए और अपने पढ़ाई को महत्वपूर्ण मानते हुए अभी तक देख रहे होंगे, उनको एक तथ्य ये भी पता चला होगा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने मैथिली शरण गुप्त की तरह ही उर्मिला पर एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम ही है उर्मिला महाकाव्य। ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि साकेत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अयोध्या, और वर्तमान समय में ये सब तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में घूम फिर कर आ सकते हैं क्योंकि ये समय थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन के दृष्टिकोण से हमने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं लगी हुई हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन से रिलेटेड प्रमुख तथ्य कौन से। अब बात हम करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन यहाँ पर इनका उपनाम है, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि सुमन का पूरा नाम क्या है। तो शिव मंगल सिंह इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 1915 में, निधन 2002 ईस्वी में हुआ। कविता के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर छायावादी और प्रगतिवादी कवियों के तौर पर शिवमंगल सिंह सुमन को जाना जाता है। आपके पाठ्यक्रम में कुछ कविताएं लगी हुई हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, ये 3 कविताएं आप सभी को पढ़नी है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन अंत में क्यों इनको हम मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको आगे हो जाएगी। जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। वे रीवा, ग्वालियरपुर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि केवल जन्म इनका उन्नाव में हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका बचपन जो है रीवा ग्वालियर में बीता हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश से काफी जुड़ाव रहा है शिवमंगल सिंह सुमन का। आगे चलकर सुमन ने 1968 से 78 के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के रूप में काम किया, और देख रहे हैं कि 10 वर्ष तक आप देखेंगे हिंदी में बहुत कम ऐसे आपको साहित्यकार मिलेंगे जो कि कुलपति जैसे पदों को सुशोभित करते रहे हों। उसमें से शिवमंगल सिंह सुमन एक नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, और 10 वर्षों तक वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के तौर पर रहे।
वह कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि शिवमंगल सिंह सुमन जो है, भले इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही है वो मध्य प्रदेश ही रही। तो इसलिए इनको मध्य प्रदेश के साहित्य में रखा गया है साहित्यकारों के तौर पर। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनको बिल्कुल आपने ध्यान में रख लिया होगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मिट्टी की बारात किसकी कविता है या फिर इसकी क्या विषय वस्तु है। आगे बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर। भवानी प्रसाद मिश्र को आपने अलग अलग पाठ्यक्रमों में देखा होगा, यहाँ तक कि केबीएस के पाठ्यक्रम में देख लिया होगा, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देख लिया होगा। तो इसका मतलब है कि ये कितने महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। तो हमें गर्व करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में ज्यादातर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे ही राज्यों के साहित्यकार शामिल हैं। तो यहाँ पर भले ही हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समग्रतः आप जब भी हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो इन कवियों से आपको टकराना ही पड़ेगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में और निधन 1985 ईस्वी में हुआ। सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कविताएं, और इन कविताओं पर हमने विस्तार से यूजीसी नेट की परीक्षा के दौरान बातचीत की है। आप उस वीडियो लेक्चर को भी देखिए। और मैं प्राय आप सभी से कहता हूं कि किसी भी लेक्चर्स को आप थंबनेल के हिसाब से मत देखिए, अपने पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखिए और ये मानकर चलिए कि आपने अनुराज हिंदी एकेडमी में एडमिशन लिया है। और ये जब अनुभूति आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, कभी कभी बीच में जो ये मुझे बनाना पड़ रहा है, ये आप सभी को मोटिवेट करने के लिए बनाना पड़ रहा है। आप सभी को ये थोड़ा सा कि हाँ, इस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको कुछ मैटर मिल रहे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जैसे ही मैंने भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लिया, आपके दिमाग में यूजीसी नेट के दौरान जो भी चीजें आपने पढ़ी होंगी, दोहराई होंगी, वो आनी शुरू हो गई होंगी। फिर भी हम देख लेते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म तिगरिया तहसील, सिवनी, मालवा जिला, होशंगाबाद में हुआ था। और इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में हमने माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म बताया कि होशंगाबाद में हुआ। तो हो सकता है कि इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन दो साहित्यकारों का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, तो इन दोनों का नाम अगर कूट वाला प्रश्न पूछा जाए तो आ सकता है। ऐसे ही को रिलेट करके आपको पढ़ते रहना है। भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी के प्रसिद्ध कवि के तौर पर तो जाना जाता है, साथ में इनको गांधीवादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है और एक इनको उपाधि दी गई थी। बिल्कुल आप सही वहां पर पहुंच गए, कविता का गांधी। और हमने एनसीईआरटी की किताब को पढ़ाते वक्त इस चीज की चर्चा की थी। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध दूसरा सप्तक से रहा है, तो ये भी सवाल प्राय पूछा जाता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था उसका नाम है गीत फरोश, जो कि नई शैली, नई उद्भावना और नए पाठ प्रवाह के दृष्टिकोण से पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई भी कहकर संबोधित करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ माखनलाल चतुर्वेदी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस रचना पर मिला आपके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, और एक बार नोट कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जीवन भर याद रहेगा। बिल्कुल, हिम तरिंगड़ी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। तो भवानी प्रसाद मिश्र पर भी हमने देख लिया। आगे बात करते हैं श्री कृष्ण सरल। अभी तक जितने भी हमने कवियों पर चर्चा की, वो सभी कवि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उसमें आप जरूर पढ़कर जाते हैं। लेकिन अब जिस कवि पर हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री कृष्ण सरल, जिनको कि आप विशुद्ध तरीके से एमपीपीएससी के लिए देख सकते हैं। प्राय इनका नाम बहुत कम आता है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ और निधन हो गया 2000 ईस्वी में। इनकी कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और जहां तक मुझे लग रहा है कि सर्वाधिक कविताएं इन्हीं की लगी हैं। ठीक है, तो एक नजर तो बनता है कि इनको हम देखें। इनकी जो कविताएं लगी हैं, मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार, शहीद। तो आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण सरल की जो नेचर है, यानी इनका जो स्वभाव है, एक तरीके से राष्ट्रीय काव्य धारा से ही ये जुड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इनकी कविता के जो शीर्षक हैं वो बड़े
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं इस नोट्स को तैयार कर रहा था और आप सभी के लिए पढ़ रहा था और अपने लिए भी पढ़ रहा था एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि आप ही के बहाने मैं भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ, तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि माखनलाल चतुर्वेदी से और मैथिली शरण गुप्त से अप्रत्यक्षतः प्रभावित रहे। जहाँ पर आपने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा पुष्प की अभिलाषा। यहाँ पर देखिए फूल को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण सरल ने भी लिखा और वो लिखते हैं कि मैं फूल नहीं कांटे अनियारा लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार शहीद। देख लेते हैं कि श्री कृष्ण सरल से रिलेटेड और किन तथ्यों को हम ध्यान में रख सकते हैं। श्री कृष्ण सरल का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के अशोक नगर में हुआ था। गुना एक जगह है मध्य प्रदेश में, जब आप ट्रेन इत्यादि से जाएंगे तो ये स्टेशन भी पड़ता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश से हैं तो एक बार जरूर बताएं कि गुना सही में रेलवे स्टेशन है या फिर मैं यूं ही बोल रहा हूँ। तो श्री कृष्ण सरल का जन्म गुना के अशोक नगर में हुआ और वे स्वयं को शहीदों का चारण करते थे। ये देखिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इन्होंने लिखा भी है कि मैं अमर शहीदों का चारण, एक कविता भी इन्होंने लिखा। तो स्वयं को इन्होंने शहीदों का चारण कहा है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनको भारतीय शहीदों का समुचित श्राद्ध करने वाला कवि माना है। यानी कि जितने भी शहीद हैं, अगर उनको कोई दिल से याद किया है तो वह है श्री कृष्ण सरल। ठीक है। श्री कृष्ण सरल का जब नाम आ रहा है तो मेरे मन में पता नहीं क्यों एक आप देखेंगे हास्य कवि है संपत सरल। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही नाम आ गया, आप जोड़ कर देख लीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और हम अपने मन मस्तिष्क में तमाम तथ्यों को एकत्रित करके रखे हुए हैं, तो जैसे नाम दिखाई पड़ा मेरे दिमाग में आ गया। आपके दिमाग में भी इसी तरीके से अलग अलग तथ्य जब सिमिलर या समान दिखाई पड़े तो जोड़कर जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ परीक्षा में किसी भी तरीके से घुमा कर आएगा, वहां पर मैं 100% सही करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण सरल जिनको कि शहीदों का चारण कहा जाता है, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने भी कहा कि सही मायने में देखा जाए तो भारतीय शहीदों का श्राद्ध अगर किसी ने किया है, उनको सही से अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वह है श्री कृष्ण सरल। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी द्वारा श्री कृष्ण सरल के नाम पर कविता के लिए श्री कृष्ण सरल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। तो हमने तमाम कवियों को पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा जो भी हैं, लेकिन किसी के नाम पर आपने देखा कि पुरस्कार इत्यादि की चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि विशुद्ध तरीके से अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण सरल जो है मध्य प्रदेश के लिए काफी काम इन्होंने किया, और इसलिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा भी की है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है मुक्तिबोध। तो चाहे आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हो चाहे उत्तर प्रदेश की कर रहे हो, आपको मुक्तिबोध से टकरा के जाना ही पड़ेगा। तो मुक्तिबोध, जिनका कि पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और संयोग की बात है कि इनकी आलोचना दृष्टि पर मुझे पीएचडी करने का मौका मिला, और साथ में इनके ही समकालीन अज्ञे, इन दोनों की मैंने तुलना की है। आगे कभी मैं अपनी पीएचडी पर जरूर आप सभी से चर्चा करूंगा, और गहन अध्ययन के बाद एक बार फिर से मैं अपने उन पुराने दिनों में खो जाऊंगा कि हमने अज्ञे और मुक्तिबोध की जो भी आलोचना के प्रतिमान थे, उनमें जो समानताएं थी असमानताएं थी, उनको कैसे देखने का प्रयास किया था। खैर आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ और निधन 1964 ईस्वी में। पाठ्यक्रम में आपके लिए दो कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें है कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, और दूसरी कविता है ब्रह्म राक्षस। तो बेहतरीन कविता, अंधेरे में आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि अलग दो कविताएं यहाँ पर लगी हुई हैं, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं और ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध का जब भी मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में तार सप्तक जरूर आ गया होगा, बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया है। मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के मुरैना जिले के श्योरपुर नामक कस्बे में हुआ था, और बाद में इनके जो भी इनके परिवार के लोग थे वो मध्य प्रदेश वहां चले गए, महाराष्ट्र। फिर थोड़ा सा इनका जन्म तो यहाँ पर हुआ लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहे मध्य प्रदेश। मुक्तिबोध जो है ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित एक महाविद्यालय, वहां पर ये कार्यरत भी थे। ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान में रखना है, इनकी रचनाओं को ध्यान में रख लीजिए। बाकी जो कविताएं लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में विशेष रूप में उनको ध्यान रखिए, तार सप्तक से जुड़े हुए थे। इनके चिंतन परक कुछ ग्रंथ हैं, जिसमें कि एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति, जिसपे कि मध्य प्रदेश सरकार ने रोक भी लगा दी थी, इन्हीं की पुस्तक है। यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। काठ का सपना
और सतह से उठता आदमी इनका कहानी संग्रह है। विपात्र नाम से इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, ठीक है। और साथ में वसुधा, नया खून आदि पत्रों में इन्होंने लिखना भी शुरू किया था और संपादन भी किया और सहयोग कार्य भी किया था। तो कुल मिलाकर आपके यूनिट 9 के अंतर्गत कुल 7 कवियों को शामिल किया गया है और उन सातों कवियों से रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की और उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, आपके लिए रिवीजन के तौर पर रही होगी और कुछ-कुछ नए तथ्य भी आपको मिले होंगे और किसी भी एंगल से सवाल पूछे जाएँगे, आप वहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आगे इसी यूनिट से रिलेटेड हम 2 और रचनाकारों पर बातचीत करेंगे जिसमें कि शरद जोशी और रमेश चंद्र शाह होंगे और फिर साहित्यिक संस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अपने सभी यूनिटों जो 10 यूनिट है 1 से 10 तक, इसमें लगभग आप देखेंगे कि 9वीं और 10वीं यूनिट आपके लिए थोड़ी-सी नई है। बाकी अब हम देखें तो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलती-जुलती या फिर अन्य जो भी हिंदी पट्टी में एग्ज़ाम होते हैं आयोगों द्वारा, उनके सिलेबस से मिलता-जुलता है। तो इस चैनल पर भी आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएँगे। बस आपको उसका कैसे उपयोग करना है, आप अपने अनुसार करते रहिए। तो कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।